आइए, गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम लोग जानते हैं आगे सिंचित भूमि में वृद्धि। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। कल हम लोग निरा बोया गया क्षेत्र के बारे में जाने हैं और आज आगे हम लोग जानते हैं अब सिंचित भूमि में वृद्धि। अर्थात ये कहा जा रहा है कि सिंचित भूमि में वृद्धि किया जाए। आखिर क्यों वृद्धि किया जाए, है ना। तो देखिए, वृद्धि करने का बात यह है कि हमारे पास जो भूमि है वो असिंचित भूमि अधिक है और सिंचित भूमि बहुत कम है। भाई, कोई भी चीज का वृद्धि करने का बात क्यों कहा जाता है? कहीं ना कहीं कमी होगा, इसलिए वृद्धि करने की बात कहा जाता है। हमारा भारत में देखा जाए तो जो कृषि कार्य है आधारित, ये सब मानसूनी कृषि आधारित हैं। यानी मानसून अगर अच्छा हुआ, बारिश अच्छा हुआ तो कृषि ठीक ठाक होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए बारिश आधारित हैं। अगर मान लीजिए बारिश नहीं हुआ, अगर सिंचाई की सुविधा पर्याप्त है तो आप कृषि कार्य कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे और जानते हैं इसमें क्या है इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कृषि हेतु भूमि का विस्तार नहीं कर सकते। सच बात है, कृषि हेतु भूमि का विस्तार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वन का भूमि भी कम हो चुका है ना। तो आप बढ़ाएंगे कहाँ, है ना। बंजर भूमि भी बहुत कम है। बंजर भूमि तो अब लगभग नगर बस गए हैं, कारखाने लग गए हैं और उसमें भी कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जाने लगा है अब धीरे धीरे। तो भूमि को बढ़ाया कहाँ जा सकता? अगर मान लीजिए वन को आप और बढ़ाएंगे, वन वाला भूमि में और बढ़ा लेंगे कृषि भूमि, तो स्वाभाविक सी बात है कि 10% वैसे भी वन कम है ना। तो आप अगर और बढ़ाते हैं तो वन भूमि और कम होता चला जाएगा, जिससे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी, है ना। और तापमान बढ़ेगा, और जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो आपका जो है बर्फीला एरिया जो है क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगेंगे, और बर्फ पिघलेंगे तो पानी की मात्रा यानी जल की मात्रा बढ़ जाएगा। और विषुवत प्रदेश के जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, जैसे इंडोनेशिया, है ना, ये सब सिंगापुर, तो ये सब धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, डूबने लगेंगे। ठीक है, इसलिए पर्यावरण को संतुलित बना करके रखना भी ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। चलिए आगे। किंतु इसके उपयोग की बारंबारता में एक सीमा तक वृद्धि की जा सकती है। किंतु इसके उपयोग की बारंबारता में एक सीमा तक वृद्धि की जा सकती है। सिंचाई की सुविधाएं यह करती है। कृषि के लिए एक प्रमुख आवश्यक कारक पानी है। वर्षा काल में यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। यानी वर्षा काल में यह प्राकृतिक रूप से क्या होता है, प्राप्त होता है, जिसमें अधिकांश भाग में कृषि की जाती है। बिल्कुल सच बात है, वर्षा ऋतु में अधिकांश भागों पर कृषि की जाती है। लेकिन बारिश के मौसम के बाद पानी के अभाव में अधिकांश भूमि परती पड़ी रहती है। आप घर में भी अभी बैठे हैं, घर में पूछ लीजिए कि क्या बरसात के बाद बरसात में जो खेती हो जाते हैं उसके बाद कौन सा खेती करते हैं? सभी खेत में क्या फसल बोई जाती है? वो बताएंगे कि नहीं? तो कहाँ कहाँ बोई जाते हैं वो लोग खुद बताएंगे कि जहाँ जहाँ पानी की सुविधा है, जहाँ पानी पटाया जा सकता है मतलब सिंचाई किया जा सकता है, वहीं फसल उत्पादन करेंगे। जैसे गेहूं, फिर गर्मी के दिनों में जायद, खीरा, ककड़ी, सब्जी आदि का जो है फसल उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए आगे जानते हैं। फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया, है ना। फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए यानी किसका वृद्धि करने के लिए? फसल के उत्पादन की वृद्धि के लिए किसका उपयोग किया गया? सिंचाई की सुविधा का विकास किया गया। इससे कुछ भूमि पर वर्षा काल के बाद भी कृषि संभव हो पाई। यानी इससे कुछ भूमि पर वर्षा काल के बाद भी कृषि संभव हो पाई। किसके माध्यम से हो पाई? सिंचाई की सुविधा में वृद्धि हुआ, और जहाँ सिंचाई की सुविधा में वृद्धि हुआ वहाँ पे कृषि कार्य होने लगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक खेत है, ये ऐसा, ठीक है। अब इसमें एक नदी ऐसा बहा हुआ है,
अब नदी बहा हुआ है तो इसके इस पार और इस पार और इस पार का भूमि क्या है, सिंचित भूमि होंगे, क्योंकि यहाँ से पानी से सिंचाई किया जा सकता है। बट वैसे नदी में जो 12 मास वो नदी बहती हो, अक्सर वो हिमालय से निकलने वाली नदियों के किनारे वाला बेल्ट होंगे। ठीक है, तो सिंचाई किया जा सकता है। लेकिन एक ऐसा भाग है जो दूर दूर से पानी की सुविधा है ही नहीं है। क्या आप यहाँ बरसात के बाद कृषि कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ कर सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे भूमि को जो है हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ सिंचाई की सुविधा अगर व्यवस्था कर दिया जाए, ट्यूबवेल खोदवा दिया जाए और यहाँ पानी की सुविधा कर दिया जाए, तो इस भूमि पर वर्षा के बाद भी हम कृषि कार्य कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करूं, समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं अब। ठीक है, देखिए आगे। इससे कुछ भूमि पर वर्षा काल के बाद भी कृषि संभव हो पाई। 1950-51 में देश में कुल 21 मिलियन, ध्यान रखना कितने मिलियन, 21 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित थी। 1950-51 में मात्र कितने मिलियन हेक्टेयर, 21 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिर्फ क्या था, सिंचित भूमि था। लेकिन 2010-11 में इसमें 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई और यह 64 मिलियन हेक्टेयर हो गई। अब ये बताइए कि पहले 21 मिलियन भूमि पर ही बरसात के बाद खेती किया जा सकता था, लेकिन अब 2010-11 के बाद यानी 64 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर खेती की जा रही है बरसात के बाद। किसके कारण संभव हुआ? सिंचाई की सुविधा में वृद्धि के कारण ये संभव हुआ। चलिए आगे। इसमें से कुछ भूमि ऐसी भी हैं जिस पर 2 बार सिंचाई की सुविधा संभव है। यदि इस कुल कृषि भूमि को प्रतिशत में देखें तो 1950-51 में देश में 16% भूमि सिंचित थी। कितने प्रतिशत भूमि सिंचित थी? 16% सिंचित थी। यानी भूमि को प्रतिशत में देखें तो कितने प्रतिशत? 16%। याद रखना ये दोनों, 16% भूमि सिंचित थी। लेकिन 2010-11 में लगभग 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई और 45% हो गई। अब हमारे पास भूमि की मात्रा 16% 1950-51 में था, यानी सिंचित भूमि जो बढ़ करके 45% हो गया है। असिंचित भूमि आपसे पूछा जाए तो कितना होगा? 55 अर्थात 55% असिंचित भूमि और 45% सिंचित भूमि होगा। टोटल मिलाकर के 100% हो गया। चलिए आगे बात करें। आगे देखिए, अब आपका ये डाटा आ गया। ठीक है ठीक है, इस डाटा को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, है ना। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं तो अच्छा रहेगा, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या क्या दिया हुआ है। भारत में विभिन्न साधनों से सिंचाई मिलियन हेक्टेयर में। अब यहाँ पे देखना है अपने को कि ये मिलियन हेक्टेयर में नहर से कितने और तालाब से कितना, नलकूप से कितना, कुआं से कितना और अन्य से कितना। जैसे यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे संकेत से आप समझ लीजिए। पहले 1950-51 और 2010-11 का अलग अलग कलर दिया हुआ है, हर कलर में मिलाइए। अब देखिए आप कि 1950-51 में नहर से सिंचाई, यानी अब आप ये देखिए कि ये जो 5 है यानी 0 से 5 फिर 5 से 10 यानी 8 के आसपास लगभग ये होगा, है कि नहीं। ये 5 है, यहाँ वाला 5 है तो 5 से ऊपर है, मतलब 6-7 से भी ज़्यादा है, यानी 8 मिलियन हेक्टेयर पर नहर से सिंचाई किया जाता था लगभग। ठीक है, लेकिन 2010-11 में नहर का जो है 16 के आसपास हो गया। कितने हो गया? ये जो 15 है ना, ये रेड वाला देखना 15 है, 15 से ऊपर है थोड़ा सा, तो मतलब 16 हेक्टेयर के आसपास हो गया।
लेकिन तालाब का सिंचाई 1950-51 में ज़्यादा था, जो घट करके ये आपका जो है 5 से भी कम था, लगभग 4 के आसपास था, जो घट करके 2 हो गया है। ठीक है, 2 मिलियन हेक्टेयर के आसपास। नलकूप में देखिए तो ये 2010-11 में ही नलकूप का विकास किया गया, जो कि लगभग 28 हेक्टेयर यानी मिलियन हेक्टेयर के लगभग ये सिंचाई किया जाता है। कुआं देखिए, कुआं 1950-51 में कितना था, ये 6 के आसपास है ना, 6 के आसपास था, लेकिन जो 2011 में बढ़ करके लगभग कितना हो गया, 11 मिलियन हेक्टेयर के आसपास हो गया। अन्य में देखिए कि 1950-51 में 4 के आसपास, लेकिन 2010-11 में ये आपका 7 के आसपास हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका ये डाटा वाला, जो आगे अभी आपको मिलेगा इसका डाटा है ना, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा सब कि कितना कितना वृद्धि हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, और है ना ये सिंचाई की सुविधा के विस्तार से, यानी सिंचाई की सुविधा के विस्तार से उत्पादन में वृद्धि के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग की जाने लगी। अब देख लीजिए, अब अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाने लगा, अर्थात हाइब्रिड। ठीक है, तथा एक ही खेत में रबी अर्थात ठंडी के दिनों में, जायद अर्थात गर्मी के दिनों में, मौसमों में उत्पादन का विस्तार किया गया। इसके लिए पानी की आवश्यकता थी, है ना। अब एक ही खेत में आप समझ लीजिए कि बरसात के दिन में मक्का लगा लेंगे, फिर ठंडी के दिन में मक्का टूटने के बाद गेहूं लगा लेंगे, गेहूं काटने के बाद खीरा ककड़ी भी लगा सकते हैं, सब्जी वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक ही खेत का उपयोग किसके वजह से, सिंचाई की सुविधा बढ़ जाने की वजह से ऐसा होता है। आगे आइए, पानी की यह आवश्यकता बांध एवं भूमिगत जल से पूरी की जा रही है ना। पानी की यह आवश्यकता बांध एवं भूमिगत जल से पूरी की जा रही है। भूमिगत जल के अधिक दोहन से इसका स्तर नीचे जा रहा है। पंजाब एवं हरियाणा में भूमिगत जल स्तर 4 से 6 मीटर नीचे चला गया है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि पानी की यह आवश्यकता बांध एवं भूमिगत जल से पूरी की जा रही है, और भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन यानी भूमि के अंदर से ट्यूबवेल लगा करके पानी का अत्यधिक निकालना बाहर से, इसका जल स्तर क्या होता जा रहा है, नीचे चलता जा रहा है। देखिए, पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि 4 से 6 मीटर नीचे चला गया। यानी कहा जाए तो मान लीजिए ये धरती का लेवल है, क्या है, धरती का लेवल ये है, और मान लीजिए यहाँ तक आपने ट्यूबवेल इसके नीचे गया, ये नीचे ये ऐसा जा रहा है ना। लेकिन अगर पानी यहाँ तक आपको मिल गया तो आप यहीं तक खुदवाए, लेकिन अगर ये 4 मीटर से 6 मीटर अगर नीचे चला गया तो क्या आपके बोर में पानी आएगा? नहीं, फिर आपको 4 मीटर नीचे जाना पड़ेगा, यानी खुदवाना पड़ेगा, तब ये पानी ऐसा फेंकेगा यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? तो जल स्तर नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है? अत्यधिक सिंचाई लोग कर रहा है, इसलिए। चलिए, तो ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब आइए आगे देखते हैं क्या बात है। आगे है, इससे कई नलकूप सूख गए हैं, और ये 4 से 6 मीटर जो जल स्तर नीचे गया, तो इससे बहुत सारे नलकूप जो है क्या हो गए हैं, सूख गए हैं, अर्थात पानी ही नहीं निकल रहा है उसमें, है ना। इस प्रकार भूमिगत जल अत्यधिक दोहन किया जाए, यानी इस प्रकार भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जाए तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे नलकूप क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उतने ही जल का उपयोग
करें जितने की रिचार्ज संभव है। अच्छा, आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल चार्ज अगर फुल है और 4 घंटा चलता है, तो आप बताइए कि मोबाइल आप फुल चार्ज करते हैं तो 4 आवर चलता है। कितने आवर? अरे 4 आवर, अर्थात 4 घंटा चलता है। तो क्या आप 5 घंटा यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी है कि अगर पानी का रिचार्ज अगर नहीं हो पाएगा, अगर मान लीजिए 4 बाल्टी पानी रिचार्ज हुआ है, कितने बाल्टी? 4 बाल्टी अगर रिचार्ज हुआ, एक ड्रम है, इस ड्रम में, अरे धरती के अंदर ड्रम समझो, तो इस ड्रम में 4 बाल्टी पानी अगर रिचार्ज हुआ है, तो अगर आप 4 बाल्टी यूज कर लिए तो पानी तो है नहीं, तो क्या यूज करेंगे? सूख जाएगा ना, हर चीज सूख जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि आप उतने पानी का उपयोग करें जितना कि उसमें आ जा सके। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। अब हम लोग, वो समझ में आ गया होगा आपको सिंचाई की सुविधा। अब हम लोग देखते हैं उत्पादकता में वृद्धि। सिंचाई की सुविधा तो कर लिया गया, क्योंकि 21 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर के सिंचाई की सुविधा 64 मिलियन हेक्टेयर हो गया, अर्थात 16% से बढ़कर के 45% हो गया है सिंचाई की सुविधा में। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता का आशय निश्चित भूमि पर फसल के उत्पादन से है, यानी उत्पादकता का आशय निश्चित भूमि पर फसल के उत्पादन से है। ऊपर हमने देखा कि भूमि की मात्रा निश्चित है। भूमि की मात्रा क्या है? निश्चित है। इस पर सिंचाई की सुविधा विस्तार भी निश्चित सीमा तक ही की जा सकती है। ठीक है, इस कारण मानव ने प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि का प्रयास किया और उसमें एक सीमा तक फसल भी रहा। उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि गेहूं एवं मक्का की फसल में दर्ज की गई। अंडरलाइन, हाईलाइट जो करना है बिल्कुल आप इसे याद रखिएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, दर्ज की गई। देश में 1950-51 में गेहूं की उत्पादन क्षमता 663 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ भूमि पर। ठीक है, 663 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, यानी 2.5 एकड़ भूमि पर 663 किलोग्राम अनाज का उत्पादन होता था, जो कि 2010-11 में बढ़ करके कितना हो गया? 2938 किलोग्राम। सोच लीजिए, 4 गुना हो गया, 5 गुना के आसपास हो गया। ठीक है, प्रति हेक्टेयर हो गई। इसी काल में मक्का की उत्पादक क्षमता 547 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2540 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। इसके विपरीत दाल की उत्पादकता में गेहूं और मक्का की तुलना में कम वृद्धि दर्ज की गई, यानी गेहूं और मक्का की उत्पादन ज्यादा हुआ दाल और तिलहन के अपेक्षा। ठीक है, देश में 1950-51 में दाल की उत्पादकता 441 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2010-11 में बढ़कर 689 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। ठीक है, ऐसा हुआ। तो अब सोच लीजिए आपकी कितना ज़्यादा वृद्धि, बहुत कम वृद्धि हुआ। अभी आप ये देखिए, अब इसको आरेख में उसी को जो डाटा जितना बताया ना, वो सारा का सारा डाटा आप इस आरेख में अब आप खुद भी इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए कैसे, छोटा कर दो इसे। हाँ, अब देखिए, धान का उत्पादन कितने हेक्टेयर, यानी 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से थोड़ा सा कम है, यानी 2300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास रहा 2010-11 में। लेकिन 1950-51 में कितना? 600 के आसपास, 600-650 के आसपास रहा है ना। ये दिख रहा है ना आपको, ये। अब उसके बाद गेहूं में आइए। ये गेहूं वाला भाग को देखिए कि लगभग
2900 यानी 2938 जो बताया अभी तत्काल वो, लेकिन 649 वगैरह कुछ ऐसा था। 600 से बढ़ करके समझिए, आप देख लीजिए ना भाई आप कि कितना था, है ना। थोड़ा सा दिखाई देता हूँ। गेहूं का उत्पादन क्षमता देखिए 663 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 600, ये देखिए 663, ठीक है, दिख गया। जो बढ़ करके कितना हो गया 2938 दिखा। तो ये है आपका उत्पादन का दर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए ज्वार में क्या है, बस अनुमान के आधार पर बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ज्वार में लगभग 0 से कितना है, यानी 400 के आसपास लगभग होगा। लेकिन फिर 1000 यानी आपका उत्पादन हो गया 1000 किलोग्राम ज्वार का। फिर बाजरा का 300 से बढ़ करके 2010-11 में कितना हो गया, यानी 1100 हेक्टेयर के आसपास हो गया, यानी 1100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास हो गया। मक्का का उत्पादन तो अभी आपने देखा कि 540 किलोग्राम होता था उत्पादन, लेकिन जो बढ़ करके यानी आपका 2540 के आसपास हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दाल का उत्पादन अभी आपने देखा था 441 से बढ़कर के 689 के आसपास हुआ, ये दाल वाला हो गया। तिलहन वाला यानी 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर के ये 1200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं अब, है ना। अब आइए हम लोग फिर जब यहाँ डाटा को बढ़ा, ये इसको कंटेंट को बढ़ा देते हैं, थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, है ना। उसके बाद चलिए देखते हैं उत्पादकता में वृद्धि के लिए उपाय अपनाए गए। अब उपाय आपको देखना है कि कौन कौन से उपाय अपनाए गए। अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि उत्पादन को वृद्धि करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं, ये आपको बताना होगा। देखिए इसमें अधिक उपज देने वाले बीजों, है ना, पहला हो गया अधिक उत्पादन देने वाला, ये पहला नंबर। उसके बाद दूसरा हो गया आपका रासायनिक उर्वरकों तथा ये दूसरा हो गया। तीसरा है कीटनाशकों इत्यादि का प्रयोग किया गया, ताकि कीटनाशक की दवा यानी उसे जो है कीड़ा मकोड़ा फसल का हानि ना पहुंचाए, ठीक है। पहले पारंपरिक बीजों का उपयोग किया जाता था, कम उत्पादन देने वाला परंपरा से जो दादा दादी या पापा लोग जो बुनते आ रहे हैं, है ना, उसका, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जो है वैज्ञानिक तरीके से नए नए अनुसंधान हो चुके हैं, जो कि हाइब्रिड बीज आ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे, इन बीजों का अनुसंधान कर नए अधिक उपज देने वाले बीज तैयार किए गए। पारंपरिक बीजों की तुलना में नए बीजों के प्रयोग से उत्पादकता में अधिक वृद्धि हुई। देखिए ना क्या हुआ, अधिक वृद्धि हुई, ठीक है। ऐसा हरित क्रांति का आधार, हरित क्रांति आप जानते हैं ना, हरित क्रांति का आधार उन्नत बीजों और उर्वरकों को माना जाता है। सबसे पहले हरित क्रांति का जो गेहूं का फसल में यानी पंजाब और हरियाणा में उत्पादन किया गया था, इसीलिए, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था। यानी रासायनिक उर्वरक उत्पादकता में तात्कालिक वृद्धि का माध्यम है। 1965-66 में भारत में मात्र 7.6 लाख टन उर्वरकों का उपयोग किया गया था, जो 2001-2 में बढ़कर 174 लाख टन हो गया। अब सोचिए कि 1950 यानी 1965-66 में 7.6 लाख टन सिर्फ हुआ, लेकिन वो बढ़ करके 2001-2 में यानी कितने सालों में, यानी 4 और 30 34 से 35 सालों में बढ़ करके सीधा 174 लाख टन हो गया, ठीक है। आगे आइए हम लोग अगला पैराग्राफ में देखते हैं। यानी आपका है उत्पादन में वृद्धि के चलते रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग किया गया, है ना। इस प्रयोग के दीर्घकालिक दुष्परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। इसके परिणाम स्वरूप भूमि की उत्पादक क्षमता में क्या हो गया है, कमी हो गया है। लगातार आप कीटनाशक दवाई और रासायनिक खादों का उपयोग करेंगे
तो इसकी उत्पादन क्षमता में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, कमी आ रही है और खेत बंजर बनते जा रहे हैं। बंजर उसको बोलते हैं जहाँ उत्पादन यानी ह्यूमस की मात्रा ना हो। इसका सर्वाधिक उपयोग पंजाब में किया गया, इसलिए सर्वाधिक दुष्परिणाम भी वहीं नजर आ रहे हैं। कहाँ, पंजाब में। हमारे खान पान में जहरीले तत्व शामिल हो गए हैं जिनसे कई बीमारियां फैल रही हैं। इस अंधेरे रास्ते से निकलने के लिए उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के विकल्प ढूंढने की जरूरत है कि रासायनिक और कीटनाशक दवाओं के अलावा कोई और उपाय है तो बस उस उपाय पर आएंगे तो जैविक खाद है ना। आइए देखते हैं। उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक काफी महंगे होते हैं। इन कारणों से उत्पादन लागत में काफी वृद्धि हुई। भारत में अधिकांश सीमांत किसान हैं। कैसे किसान हैं? सीमांत किसान मतलब कम भूमि वाले किसान हैं जो कि महंगी उत्पादन लागत वहन करने में अक्षम हैं, यानी सक्षम नहीं है, असक्षम है। ठीक है, यदि किसान महंगी उत्पादन लागत के द्वारा भी फसल उत्पादन में निवेश करते हैं और किसी प्राकृतिक प्रकोप, कीट आदि से फसल नष्ट हो जाए तो किसान के पास कुछ नहीं बचता है। यदि फसल का उत्पादन हो भी जाए और फसल का उचित मूल्य बाजार से प्राप्त न हो तो भी किसान को क्या उठाना पड़ता है? नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रखते हैं और कल देखेंगे फसल प्रतिरूप में बदलाव, संकरा गांव की कहानी। लेकिन इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन आपको बनाना है। आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंचित भूमि में वृद्धि से क्या तात्पर्य है और इससे हमें यानी किसानों को किस प्रकार लाभ हुआ है, समझाइए। दूसरा है, यानी फिर बोलूं क्या, सिंचित भूमि में वृद्धि से क्या आशय है और इससे किसानों को क्या लाभ हुआ है। ठीक है, दूसरा है, यहीं से क्वेश्चन देता हूं। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये आपका है जो दिख रहा है ना, ये ए वाला। कौन वाला? ये उत्पादकता में वृद्धि का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बस अभी जो हम लोग उत्पादकता में पढ़े इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी जैसे ही उत्पादन क्षमता बढ़ेगा फसल यानी वैसे फसल लगाए जाएंगे जो हाइब्रिड होगा, उन्नत किस्म का बीज होगा तो फसलों का उत्पादन ज़्यादा होगा। और उसके साथ साथ रासायनिक खाद का जो है उपयोग करते हैं, कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं जिससे सबसे ज़्यादा फसल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ताकि लोगों को जो है पूर्ण रूप से भरपाई हो सके और व्यवसाय के लिए उपयोग कर सके। लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष भी आपको देना होगा कि अगर ये लगातार ऐसे ही उत्पादन होता रहे तो भूमि हमारा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाए, भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगा, जो भूमि बंजर में तब्दील हो जाएगा। तब्दील मतलब बदल जाएगा। चलिए, धन्यवाद। ओके, बाकी हम कल बात करेंगे और आप इसे ध्यान से सुनिए और जो क्वेश्चन दिया गया है उसे आप बना करके भेजिए।